स्वागत है मेरे YouTube चैनल नालंदा गाइडेंस में, जिसमें चक्र का निशान बना है। आइए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 3, जिसमें आप लोगों को खंड अ खंड ब में जो विभाजित है इसको शुरू करते हैं। तो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटोवन बिस्मार्क ये किस देश से संबंध था? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवन बिस्मार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जर्मनी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह कथन है, निम्न में से यह कथन है इन्वर्टेड कामा में, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये स्टेटमेंट दिया है विकल्प ए मैटरनिक, बी काबूर, सी बिस्मार्क, डी मेजनी। ये प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो है कि ये कथन पूछ रहा है, तो ये कथन विकल्प ए मैटरनिक है। मैटरनिक कहाँ का चांसलर था? मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये कथन है। अगला प्रश्न 3 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है ए सरदार पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? विकल्प ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 15 अप्रैल 1919, सी है 11 सितंबर 1920, डी है 19 सितंबर 1921। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के समय हुआ था। ये इसका उत्तर है विकल्प ए 13 अप्रैल 1919। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विकल्प ए 1945, विकल्प बी 1920, विकल्प सी 1942, विकल्प डी 1947। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। ये जो है कि 24 अक्टूबर 1945 को ये संघ की स्थापना किया गया था। इसका उत्तर ए सही है, 24 अक्टूबर 1945। तो इसमें सन दिया है तो 1945 सही है। अगला प्रश्न है, देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? ए राजतंत्र, बी सत्ता का विभाजन, सी सत्ता की साझेदारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देश की एकता और अखंडता किस पर निर्भर करती है? तो सत्ता की साझेदारी पर। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य के बारे में पूछ रहा है और विकल्प दिया है ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी दिल्ली। ये जितने भी हैं ये संघीय राज्य हैं। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, ये संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली इसका उत्तर विकल्प डी दिल्ली सही है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायती राज की संस्थाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जो 1992 के बाद लागू किया गया है पूरे देश में। और इसमें जो है कि महिलाओं के लिए
1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी पंचायती राज सही है। अगला है, वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है। वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है। ए सूचना का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है विकल्प ए सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन ये 2005 से लागू किया गया है। इससे जो है कि सूचना के सभी अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ए 1980, बी 1990, सी 1992, डी 2004। पंचायती राज की स्थापना 1992 में विधिवत रूप से किया गया था, जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के रूप में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 73वां और शहरी निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? विकल्प ए दिया है बागान, बी चारागाह, सी भूमि, डी खनिज संसाधन। तो बागान व्यक्तिगत संसाधन है, चारागाह भी व्यक्तिगत संसाधन है और सी भूमि भी व्यक्तिगत संसाधन है, डी खनिज संसाधन है जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी खनिज संसाधन। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए कह रहा है मृदा संरक्षण, विकल्प बी वन संरक्षण, विकल्प सी जल संरक्षण, विकल्प डी वायु संरक्षण। ये चिपको आंदोलन वन संरक्षण से है और चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा है। तो इस आंदोलन का चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण। विकल्प बी सही है, वन संरक्षण। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? ए चावल, बी मोटे अनाज, सी चना, डी कपास। ये सब जो है कि चावल, मोटे अनाज, कपास ये खरीफ के फसल हैं और विकल्प सी जो चना है ये रबी की फसल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी चना। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? ए कोयला, बी तांबा, सी सोना, डी बॉक्साइट। इस प्रश्न का सही उत्तर कोयला है। कोयला जो है कि का सबसे अच्छा जो क्वालिटी का कोयला का नाम है एंथ्रासाइट। ये कोयला का जो है कि संबंध है एंथ्रासाइट का। विकल्प ए सही है, एंथ्रासाइट जो कोयले का उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? आयात यानी मंगाता है, यानी अपने देश में नहीं के बराबर होता है या कम होता है, इसको आयात किया जाता है। जो हमारे देश में कम उपलब्ध होते हैं उसकी पूर्ति के लिए हम आयात करते हैं। तो विकल्प ए दिया है चाय, विकल्प बी खाद्यान्न, विकल्प सी जूट का सामान, विकल्प डी कच्चा पेट्रोलियम। भारत में कच्चा पेट्रोलियम का आयात किया जाता है। इसकी मात्रा काफ़ी सीमित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है, कच्चा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी साक्षरता दर, सी स्वास्थ्य, डी ये सभी। यानी किसी भी देश की विकास
इन सभी पर निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य पर, और ये सभी पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दिया है ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक, डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक रूप से उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उत्खनन, वन इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? निर्यात यानी यहाँ से विदेशों को भेजा नहीं जाता है, वो क्या चीज़ है? ए काफ़ी, बी उर्वरक, सी तंबाकू, डी चाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है, उर्वरक। उर्वरक का हम क्या करते हैं? आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ए 24 सितंबर, बी 24 अक्टूबर, सी 24 नवंबर, डी 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। खंड ए में आपको जो है कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इन 20 प्रश्नों को रिवीजन करिए, परीक्षा में आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको हल करने में सहायता मिलेगी। इसलिए आप इसे जो है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, तैयार कीजिए, आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग करेगा। आइए अब देखते हैं खंड ब वर्णनात्मक परीक्षा। खंड ब में वर्णनात्मक परीक्षा के 80 शब्दों के प्रश्न होंगे, 4-4 अंक के एक प्रश्न होंगे। तो पहला कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? ये प्रश्न पूछा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। ये पहले पाठ का क्वेश्चन है। इस पाठ को जो है कि आप लोग किताब से, गाइड से, कहीं से भी पढ़िए। बाद में हम इसको जो है कि समय मिलेगा तो कुछ प्रश्नों को डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल इसको आप लोग जो है कि क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग तैयार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कि कहीं से तैयार कीजिए। मुख्य तौर पर इसके हेडिंग तैयार रखिए और हेडिंग याद करिए और उस हेडिंग में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो 80 शब्द हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न को आप जो है कि तैयार कीजिए। अथवा इसमें दूसरा प्रश्न है, अथवा ऑटोमान बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है? ऑटोमान बिस्मार्क कौन था? यह जो है कि जर्मनी के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये भी प्रश्न पहले पाठ का ही है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कीजिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार क्या होती है कि जब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिलता है तो एक या दो पार्टी, दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके बहुमत को हासिल करते हैं तो उस अवस्था में गठबंधन की सरकार बनती है। इसके बारे में लिखना है। या अथवा कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के गुणों एवं समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें भी दो विकल्प है। एक दूसरे में हर सवाल में आपको एक विकल्प मिलेगा। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आपको जो है कि परीक्षा में हल करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, जिससे कि आपका कोई प्रश्न न छूटे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। जैव
यानी वे संसाधन जिसमें क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जीव होते हैं, और अजैव जिसमें जीव नहीं होते हैं, ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण तैयार कर लीजिए और इन दोनों के बारे में लिख डालिए। आप तैयार कर लीजिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे तैयार अवश्य कीजिए। अथवा अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। अधात्विक खनिज जो है कि धात्विक अधात्विक दोनों होते हैं, तो यहाँ पर अधात्विक खनिज के बारे में पूछ रहा है कि किसे कहते हैं, और केवल दो खनिजों के बारे में इनका नाम पूछ रहा है। तो इसके बारे में आप लोग भी किताब से तैयार कीजिए। और इन प्रश्न में भी दो दिया गया है विकल्प, जैव और अजैव, और दूसरा अधात्विक खनिज। चौथा प्रश्न कह रहा है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता ये क्या है? सतत विकास पोषण से संबंधित है, यानी ईंधन को जो है कि बचाने से, खनिज संपदा को भविष्य के बचाने के लिए बताया गया है। इससे संबंधित प्रश्न है, इसको भी तैयार कीजिए। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे पूरी तरह से तैयारी कीजिए। अथवा एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। विकसित देश की विशेषताएं तैयार कीजिए। और धारणीयता यानी इसमें 8 प्रश्न है, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी है, कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों का उत्तर 80 शब्दों में देना होता है। अब आता है वर्णनात्मक प्रश्न 2। वर्णनात्मक प्रश्न टाइप 2 हो गया है। इसमें 5वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने सत्याग्रह को प्रयोग करके सफल लौटे थे, तब भारत में यहाँ पर भी बहुत सारे आंदोलन चलाए और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इसलिए इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से तैयार कीजिए, गांधी जी के योगदान को। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? या तो वो प्रश्न हल करने को रहेगा, या ये चूँकि ये मॉडल पेपर है, इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को केवल मॉडल पेपर जैसा दर्शाया गया है, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग तैयार कीजिए किताब से, गाइड से, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उससे तैयार कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में जो राजनीति हो रही है उसमें जाति प्रथा एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जाति प्रथा का? ये प्रश्न को तैयार कीजिए। इसका भी जो है कि उत्तर आप लोगों को, ये नागरिक शास्त्र का प्रश्न है, इससे जो है कि संबंधित है। अथवा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं दिया गया है, हमारे प्रस्तावना में भी लिखा गया है। और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसके 3 प्रावधानों का आप जो है कि ये भी नागरिक शास्त्र का है, आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। संक्षिप्त व्याख्या किसका करना है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका संक्षिप्त में आपको व्याख्या करना है। ये प्रश्न आपका जो है कि किसका है? भूगोल का है, और इसको जो है कि आप तैयार कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संपदा जो हमारे जो है कि
भूमि से निकलता है खुदाई करके, और या भूमि के अंदर जो भी खनिज संपदा पाई जाती है उसका जो है कि उपयोग कैसे करना है और कैसे बचाना है कि भविष्य के लिए जो है कि वो आगे कार्य में सहयोग दे सके। हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, संरक्षण अच्छी तरह से करना चाहिए, उसका सदुपयोग आने वाले समय के लिए संरक्षित करना चाहिए। इस पर जो है कि आप लोगों को टिप्पणी लिखना है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो भूगोल का है। अगला है आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, वन, खनन, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। द्वितीय में विनिर्माण यानी उद्योग से संबंधित, और तृतीय में सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, रेलवे, संचार, यातायात इत्यादि आते हैं। इन सब के बारे में, ये तृतीय सेक्टर के हैं, इनके बारे में अंतर स्पष्ट करना है। तीनों के बारे में कि तीनों अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से लोगों को स्वरोजगार देते हैं, और किस तरह के जो है कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में इनका योगदान है। अथवा विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार, पहले विदेशी व्यापार क्या होता है? यानी देश की सीमा से बाहर, यानी दूसरे देशों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इसका क्या होगा? दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को क्या कहा जाता है? आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार कहा जाता है। दो देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात या आपसी आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहा जाता है। इसके लाभ क्या क्या है कि हमारे वस्तु उनके देश में और उनकी वस्तु हमारे देश में या किसी भी देश में इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है, बेचा जा सकता है, वहाँ पर जो है कि उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बारे में लिखना है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसे तैयार करके परीक्षा में जाइए, प्रश्न छूटने की संभावना कम रहेगी। इसलिए आप लोग इसे अधिक से अधिक गाइड से, किताब से, कहीं से तैयार कीजिए। इसे जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न को छाट लाया गया है। आप इसे जो है कि कंप्लीट कीजिए, तैयार कीजिए। अगला टॉपिक है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न में दो पार्ट से प्रश्न आते हैं। इतिहास से आते हैं 5 प्रश्न और भूगोल से आते हैं 5 प्रश्न। तो यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ है उन प्रश्नों को क्या करना है? मानचित्र पर दर्शाना है और लिखना है। 1/2 लिखने के लिए और 1/2 अंक आपको मानचित्र पर दर्शाने के लिए। तो मानचित्र के बारे में हम मानचित्र भरने को बताएंगे और मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी लाएंगे आगे की वीडियो में। तो कह रहा है 9क में का पहला सवाल कि वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब में कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो इसको जो है कि लिखना होगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और स्वर्ण मंदिर को वहाँ पर दर्शाना है पंजाब राज्य में। दूसरा कह रहा है कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए? वह स्थान को दर्शाना है। तो यह स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में है। तो प्रयागराज को दर्शाना है। अगला है वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है लाहौर। लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जहां पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो वह स्थान जो है कि भारत से बाहर पंजाब से सटा हुआ जगह है, लाहौर को दर्शाना है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। यानी नील की खेती का आंदोलन कहाँ पर होता था? बिहार में, चंपारण में। और यहीं पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह मतलब कि आंदोलन
शुरू किए थे, जो चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये नील की खेती चंपारण बिहार में दर्शाना है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह फरवरी 1922 में हुआ था और यह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था और इसी कारण से, इसी घटना कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो है कि पांचों प्रश्न को जो है कि आप लोग मानचित्र में दर्शाएंगे, मानचित्र ए पार्ट में दर्शाएंगे। मानचित्र का अब बी पार्ट आता है। ये क्या कह रहा है कि सलाल बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सलाल बांध, ये जो ट्रायंगल दिया है या जो भी पेपर में सिंबल आएगा, संकेत आएगा, उसके अनुसार दर्शाना होगा। तो सलाल बांध को नाम सहित, सलाल बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, तो इसको जो है कि कश्मीर में दिखाना है। दूसरा, चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो चाय उत्पादक क्षेत्र हम असम में दिखा देंगे और इस चिन्ह को बना देंगे। अगला प्रश्न है, तेल शोधन कारखाना चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में भी तेल शोधन कारखाना है, जो है कि आपको जो है कि डिगबोई असम में भी है, अंकलेश्वर गुजरात में है। तो किसी भी एक तेल क्षेत्र कारखाने को जो है कि दर्शा देना है, चाहे आप जो है कि उत्तर प्रदेश का मथुरा, चाहे जो है कि असम का डिगबोई, चाहे गुजरात का अंकलेश्वर, इसके अतिरिक्त भी अन्य हैं, तो उनको में से किसी एक को आप दर्शा सकते हैं। अगला है, कोई एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। बंदरगाह, बंदरगाह पूर्वी तट का और पश्चिमी तट दोनों पर बंदरगाह है। तो आप चाहे पूर्वी तट के बंदरगाह में कोलकाता हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, पारादीप हुआ, चेन्नई हुआ, तो ये बंदरगाह, और पश्चिमी तट में जो है कि कांडला हुआ, मुंबई हुआ, नाहसोवा हुआ, गोवा हुआ, मंगलौर हुआ, त्रिवेंद्रम हुआ, कोचीन। तो इस तरह के किसी एक बंदरगाह को आप दर्शा सकते हैं। अगला कह रहा है, कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कई हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में नरोरा नामक स्थान पर। चाहे इसको दर्शा दीजिए, नरोरा को, चाहे कल्पकम को, चाहे जो है कि रावत भट्टा को, चाहे जो है कि आप जो है कि कैगा को दर्शा सकते हैं। किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इस तरह से आप लोग का ये टॉपिक, ये मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का आप लोगों को बताया गया। आप लोग इसे तैयार कीजिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए और सभी प्रश्नों को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।